सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से जसवीर मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सत्ता के विविध रूप, और सत्ता के विविध रूपों में हम पढ़ चुके थे परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता। आज हम पढ़ेंगे सत्ता का तीसरा रूप, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। परंपरागत सत्ता के अंतर्गत हमने बात की थी कि इसका जो आधार है वो परंपरा और क्या है, इतिहास, यानी कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा से सत्ता का प्रयोग कर रहा, सत्ता उसी के हाथों में बनी रहनी चाहिए। उसके बाद में मैंने बात की थी किसकी, करिश्माई सत्ता की। करिश्माई सत्ता में मैंने बताया था कि इसका आधार जो है वो क्या होती है, व्यक्ति की भावना, यानी कि ये सत्ता जो है वो व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर क्या होती है, आधारित। जिसके व्यक्तित्व ये गुण अच्छे होते हैं, जो चमत्कारिक व्यक्ति होता है, उसकी जो आज्ञा का पालन है वो जनता अधिक आसानी से करती है। तीसरी मैं बात करूं तो कौन सी सत्ता है, विशेष याद रखना, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। कानूनी तर्कसंगत सत्ता, ध्यान से देखिए। जिस प्रकार से हमने परंपरागत सत्ता और करिश्माई सत्ता का आधार पढ़ा, ठीक अगर मैं उसी प्रकार से बात करूं तो कानूनी तर्कसंगत सत्ता का जो आधार है वो क्या है, पद। परंपरागत सत्ता में परंपरा और इतिहास था, उसमें भावना थी, और इसकी मैं बात करूं कानूनी तर्कसंगत सत्ता की, तो इसमें जो आधार है वो क्या है, पद है। पद का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं बात करूं कि एक पद में जो सत्ता निहित होती है, पद में जो सत्ता निहित होती है, उस सत्ता का प्रयोग कौन करेगा, उस पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का क्या करेगा, प्रयोग करेगा। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, शिक्षक की सत्ता, या मैं कहूं कलेक्टर की सत्ता, या मैं बात करूं प्रधानमंत्री की सत्ता। ध्यान से देखिए, मैंने कहा कि शिक्षक की सत्ता, कलेक्टर की सत्ता, या कहूं कि प्रधानमंत्री की सत्ता। शिक्षक की सत्ता, शिक्षक की सत्ता का प्रयोग कौन करेगा, यानी कि उस पद में जो शक्ति है, उस पद में जो शक्ति है, उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, शिक्षक की सत्ता का प्रयोग करेगा जो व्यक्ति शिक्षक के पद को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। समझ में आ गई मेरी बात। यानी कि शिक्षक की सत्ता, इस सत्ता में जो भी शक्ति है उस शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, जो इस पद को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि कानूनी तर्कसंगत सत्ता का जो आधार है वो क्या है, पद। या मैं कहूं कलेक्टर की सत्ता, क्या कहा मैंने, कलेक्टर की सत्ता, यानी कि कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, कलेक्टर की शक्तियों का प्रयोग या कलेक्टर की सत्ता का प्रयोग वो व्यक्ति करेगा जो कि कलेक्टर के पद को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। इसी तरह से मैं बात करूं प्रधानमंत्री की सत्ता, तीसरा एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, प्रधानमंत्री की सत्ता। ठीक इसी प्रकार से शिक्षक की सत्ता और कलेक्टर की सत्ता के बारे में मैंने जो बताया, उसी प्रकार से मैं कहूं कि प्रधानमंत्री की सत्ता या प्रधानमंत्री की शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा, वो व्यक्ति करेगा जो प्रधानमंत्री के पद को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। हम कह सकते हैं कि कानूनी तर्कसंगत सत्ता का जो आधार है वो क्या होता है, पद होता है। आधार क्या होता है, पद। इसका मतलब उस पद की जो शक्तियां होती हैं, जो सत्ता होती है, उन शक्तियों का प्रयोग कौन करता है, जो व्यक्ति उस पद को क्या करता है, प्राप्त करता है। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने लायक बात है, अगर जिस व्यक्ति ने इस पद को प्राप्त किया, जैसे मैं कहूं चाहे शिक्षक का पद प्राप्त किया, मैं कहूं कलेक्टर का पद प्राप्त किया, या मैं कहूं कि प्रधानमंत्री के पद को प्राप्त किया, इस पद को प्राप्त करने वाले के व्यक्ति के, इस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के अगर व्यक्तित्व के गुण, अगर उसके व्यक्तित्व के गुण क्या हैं, चमत्कारिक हैं, मैं कहूं कि इस पद को प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व के गुण अगर चमत्कारिक हैं, तो वो वास्तव में असीमित सत्ता का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। जैसे एक तो कोई सामान्य व्यक्ति है, मैं कहूं एक तो क्या है, कोई सामान्य व्यक्ति, और मैं कहूं दूसरा है
चमत्कारिक व्यक्ति, यानी कि लोगों के प्रति विश्वास क्या है, अच्छा है। इस सामान्य व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री का पद मिला है और इसके बाद में मान लो पद किसको मिलता है, चमत्कारिक व्यक्ति को। पद तो बराबर है, इसके पास भी प्रधानमंत्री का पद था और इसके पास भी कौन सा पद है, प्रधानमंत्री का। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये असीमित शक्तियों का क्या कर सकता है, प्रयोग, यानी कि इस सामान्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा शक्तियों का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि इसके जो व्यक्तित्व के गुण है वो क्या है, चमत्कारिक, या मैं कहूं कि जनता की भावनाएं हैं वो इस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, जनता का विश्वास इस व्यक्ति में क्या है, ज्यादा। तो कहने का मतलब पद, उस पद में जो शक्ति है उन शक्तियों का प्रयोग तो निश्चित रूप से पद को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही करेगा, लेकिन अगर जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व के गुण चमत्कारिक हैं तो वो ज्यादा सत्ता या शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। तो ये हुई हमारी कौन सत्ता, कानूनी तर्कसंगत सत्ता। तो कानूनी तर्कसंगत सत्ता में जो आधार है वो क्या है, पद। इसी के साथ हमारी सत्ता है वो भी क्या हुई, कंप्लीट। अब शक्ति, सत्ता और वैधता का जो अंतिम टॉपिक है वो हमारा क्या बच गया, वैधता। देखिए अब हम बात करेंगे किसकी, वैधता की। वैधता क्या है, किसे वैधता कहते हैं, वैधता को प्राप्त करने का साधन क्या है, क्या वैधता का भी शक्ति और सत्ता से कोई संबंध है, इन सारी बातों का अध्ययन करेंगे हम किसके अंतर्गत, वैधता के अंतर्गत। ध्यान से देखिए, हम बात करेंगे किसकी, वैधता की। शक्ति, सत्ता और वैधता का जो तीसरा टॉपिक है वो क्या है, वैधता। वैधता जो है अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, लेजिटिमेसी। क्या कहते हैं, लेजिटिमेसी। ध्यान रखना, इसका जो अंग्रेजी रूपांतरण है वो क्या है, लेजिटिमेसी। अब ये शब्द कहां से आया, कैसे बना, लेजिटिमेसी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लेजिटमस शब्द से बना है। वैधता अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के लेजिटमस शब्द से बना है और ये शब्द जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है लॉफुल कह सकता हूं या मैं कह सकता हूं वैधानिक, या मैं क्या कह सकता हूं, वैधानिक। वैधानिक मतलब जो कानूनी दृष्टि से सही या मैं कहूं कि या उचित है। ये तो इसकी शब्द का अर्थ हुआ। अगर इसकी मैं छोटी सी परिभाषा बताऊं तो ध्यान से सुनना, क्या कहूं मैं, वैधता का अर्थ उस सहमति से है जो जनता द्वारा व्यवस्था को दी जाती है। ध्यान से सुनना, सिंपल सी परिभाषा है। मैंने कहा वैधता, वैधता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी शब्द जो है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से सामने आया, लेजिटिमस से। इस शब्द का अर्थ क्या हुआ, लॉफुल या मैं कहूं वैधानिक, कह सकता हूं जो कानूनी दृष्टि से उचित है या क्या है, सही है। अगर मैं परिभाषा बताऊं तो वैधता का अर्थ उस सहमति से है, उस सहमति से कह सकता हूं या स्वीकृति से कह सकता हूं, उस सहमति से है, उस सहमति से है जो जनता द्वारा व्यवस्था को दी जाती है। जनता द्वारा किसको दी जाती है, व्यवस्था को। कहने का मतलब है, छोटा सा एग्जांपल देता हूं, अगर व्यवस्था कोई भी काम कर रही है या मैं कहूं व्यवस्था ने कोई भी कानून बनाया, अगर उस व्यवस्था के द्वारा बनाए गए कानून को सहमति कौन दे रही है, जनता दे रही है। सहमति कौन दे रही है, जनता। तो हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से वो क्या है, वैध है या मैं कहूं उचित है, कानूनी रूप से क्या है, सही। अगर जनता द्वारा, किसके द्वारा, अगर जनता द्वारा व्यवस्था को
सहमति नहीं दी जाती है, जनता द्वारा व्यवस्था को सहमति नहीं दी जाती है, तो वो व्यवस्था लंबे समय तक टिक नहीं पाती है। लंबे समय तक कौन सी व्यवस्था टिक पाती है? लंबे समय तक वही व्यवस्था टिक पाती है जिसे अधिक समय तक जनता की क्या मिलती है? भागीदारी मिलती है, सहभागिता मिलती है, जनता की स्वीकृति मिलती है, या मैं कह सकता हूं कि जनता की सहमति मिलती है। तो ये हुआ हमारा वैधता का सामान्य परिचय। इसके बाद में मैं बात करूं तो जिस प्रकार से शक्ति और सत्ता जो है वो कोई नई परंपरा या नई अवधारणा नहीं है, ठीक उसी प्रकार से वैधता का जो इतिहास है, वैधता का इतिहास भी काफी लंबा रहा है। वैधता का इतिहास भी क्या रहा है? काफी लंबा। कैसे? अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं तो आपने एक विचारक का नाम सुना था, यूनानी दार्शनिक प्लेटो का। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया। इस प्रकार के हम और एग्जाम्पल देखेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले हमने बात की किसकी? प्लेटो की। अगर मैं प्लेटो के बाद में बात करूं, एक और विचारक हुए अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा वैधता को सिद्ध करने का क्या किया? प्रयास किया। अगर इसके आगे मैं बात करूं तो ध्यान से देखना, नंबर 3, मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के माध्यम से। अगर इसके बाद में मैं बात करूं, मध्यकाल की मैं बाद में बात करूं, तो ध्यान से सुनना, हॉब्स, लॉक, रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों को आप 11th क्लास में पढ़ के आए हो। हॉब्स, लॉक, रूसो ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के माध्यम से इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं, किसकी बात करूं? भारतीय दर्शन की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारतीय दर्शन में आपने नाम सुना होगा, मनु की रचना थी मनुस्मृति, और कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना थी अर्थशास्त्र। अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं तो भारतीय दर्शन में भी वैधता जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है, अप्रत्यक्ष रूप से, ध्यान रखना। कैसे? क्योंकि मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में राजा को प्रमुख अधिकार तो दिए, लेकिन कर्तव्य निर्वहन के साथ। ध्यान से सुनो, मैंने कहा प्लेटो, मैंने सबसे पहले बात की कि वैधता जो है, वैधता का इतिहास शक्ति और सत्ता की तरह काफी लंबा है। कैसे? क्योंकि प्राचीन समय में भी वैधता का क्या था? महत्वपूर्ण स्थान था। जिस समय से शक्ति और सत्ता का महत्वपूर्ण स्थान था, ठीक उसी प्रकार वैधता का भी प्राचीन समय से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? मैंने कहा
प्लेटो जो है, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से वैधता को सिद्ध करने का क्या किया है, प्रयास। यानी कि अपने न्याय सिद्धांत से वैधता को स्थापित करने का प्रयास किसने किया, प्लेटो ने। फिर मैंने बात की किसकी, अरस्तु की। अरस्तु ने भी किसके माध्यम से, संवैधानिक शासन के माध्यम से। अरस्तु ने भी संवैधानिक शासन के माध्यम से वैधता को सिद्ध करने का क्या किया, प्रयास किया। उसके बाद में बात करूं तो मध्यकाल में, मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत, दैवीय सिद्धांत। याद रखना, मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के माध्यम से वैधता को सिद्ध करने का क्या किया, प्रयास। उसके बाद में मैं अगर कुछ सामाजिक समझौते या समझौतावादी विचारकों की बात करूं तो प्रमुख समझौतावादी विचारक कौन कौन से थे, हॉब्स, लॉक और रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो ने भी सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से वैधता को सिद्ध करने का क्या किया, प्रयास किया। अगर मैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बाद में अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं तो भारतीय दर्शन में भी वैधता जो है उसकी अप्रत्यक्ष रूप से झलक दिखाई देती है। भारतीय दर्शन में बात करूं तो मनु की प्रमुख रचना मनुस्मृति और कौटिल्य की प्रमुख रचना अर्थशास्त्र। मनुस्मृति और अर्थशास्त्र दोनों में ही राजा को कुछ प्रमुख अधिकार तो दिए गए, लेकिन वो अधिकार दिए गए कर्तव्य निर्वहन के साथ। कहने का मतलब राजा अपने अधिकारों का गलत तरीके से प्रयोग नहीं कर सकता, बल्कि राजा के लिए भी कुछ क्या थे, कर्तव्य। अगर अधिकारों के साथ कर्तव्य दिए गए हैं तो निश्चित रूप से वहां पर भी क्या है, वैधता। अगर इसके बाद में मैं इंपॉर्टेंट बात करूं, अगर वर्तमान समय की, कि वर्तमान समय में वैधता को सिद्ध करने का प्रमुख आधार क्या है, वर्तमान या मैं कहूं आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में मुख्य रूप से वैधता का प्रमुख आधार क्या है, याद रखना, जनता की सहभागिता। अगर व्यवस्था में जनता की क्या है, सहभागिता है, अगर व्यवस्था में जनता की सहभागिता है तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था क्या है, वैध है। छोटा क्वेश्चन बन सकता मैं कहूं कि प्लेटो ने किसके माध्यम से वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया, आंसर होना चाहिए अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन, अरस्तु ने किस माध्यम से वैधता को सिद्ध करने का प्रयास किया, आंसर होना चाहिए संवैधानिक शासन के द्वारा। मध्यकाल में किस माध्यम से, आंसर क्या होना चाहिए, सामाजिक समझौते के मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के माध्यम से। अगर मैं भारतीय दर्शन की बात करूं तो याद रखना दो प्रमुख रचना मनुस्मृति और कौटिल्य की अर्थशास्त्र। इसमें भी राजा को कुछ अधिकार तो दिए लेकिन कर्तव्य पालन के साथ। अगर मैं इसके अलावा समझौतावादी विचारकों की बात करूं तो हॉब्स, लॉक और रूसो ने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के माध्यम से वैधता को सिद्ध करने का क्या किया, प्रयास। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वर्तमान समय में या मैं कहूं कि वर्तमान आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधता का प्रमुख साधन या वैधता का प्रमुख आधार क्या है, जनता की सहभागिता। तो ये हुए हमारी वैधता का सामान्य परिचय। इसके बाद में हम बात करेंगे वैधता के प्रमुख या वैधता प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। इसके बाद में बात करेंगे वैधता प्राप्ति के प्रमुख साधन। देखिए, वैधता प्राप्ति के प्रमुख साधन यानी कि वैधता को प्राप्त करने के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन यहां से आ सकता है, बन भी सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो, वैधता के प्रमुख साधन या मैं कह सकता हूं कि वैधता प्राप्ति के प्रमुख साधन देखो क्या क्या है। नंबर 1, मतदान। नंबर 2, जनमत। नंबर 3, संचार के साधन। और नंबर 4 की मैं बात करूं तो याद रखना क्या,
राष्ट्रवाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने कहूं कि वैधता प्राप्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? आंसर क्या होना चाहिए? मतदान, जनमत, संचार के साधन और राष्ट्रवाद। ये वो आधार हैं जिससे हमें पता कर सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है वो वैध है या नहीं। जैसे मैं कहूं प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था है, जैसे मैं भारत की बात करूं तो आपको पता है कि प्रत्येक 5 वर्ष बाद में क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। 5 वर्ष बाद में क्या होते हैं? चुनाव। अगर जनता व्यवस्था के पक्ष में है, 5 वर्ष बाद भी अगर वो जनता जो है वो व्यवस्था के पक्ष में है, मतदान कर रही है, इसका मतलब निश्चित रूप से व्यवस्था क्या है? वैध है। तो ये हुए वैधता के प्रमुख साधन। इसी प्रकार से जनमत है, यानी कि किसी भी कानून के लिए जनता की क्या जानना? राय जानना। संचार के साधन है, मल्टीमीडिया है, समाचार पत्र हैं, टेलीविजन है, इंटरनेट है, इनके माध्यम से सूचना मिलती रहती है। तो वैधता के प्रमुख साधन है ये। याद रखना, मैं कहूं कि वैधता के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो मतदान, जनमत, संचार के साधन और राष्ट्रवाद। इसके बाद में संचार के साधन, या मैं कहूं कि वैधता के प्राप्ति के प्रमुख साधनों के बाद में अगर मैं बात करूं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्या? वो तीनों से संबंधित है, शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों से संबंधित है। याद रखना क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है आपके लिए शक्ति, सत्ता एवं वैधता के अंतर संबंध। शक्ति, सत्ता एवं वैधता के अंतर संबंध। ध्यान से देखो, शक्ति, सत्ता एवं वैधता के अंतर संबंध, यानी कि शक्ति, सत्ता और वैधता के बीच में जो आपस में परस्पर जो संबंध है वो कैसे हैं। आपने शक्ति भी पढ़ी, आपने सत्ता भी पढ़ी और आपने क्या पढ़ा? वैधता को पढ़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शक्ति, सत्ता और वैधता, इन तीनों के बीच, शक्ति हो, सत्ता हो या वैधता हो, इन तीनों के बीच जो संबंध हैं वो बहुत ही क्या है? घनिष्ठ है, एक दूसरे के पूरक है। कैसे? जैसे मैं नंबर 1 बात लिखूं, शक्ति की जो भूमिका है, शक्ति की भूमिका वैधता के साथ जुड़कर क्या है? अधिक प्रभावी है। देखो मैंने 1 नंबर पॉइंट लिखा, शक्ति की भूमिका वैधता के साथ जुड़कर सत्ता के रूप में, इसके साथ एक नाम और लिख लो, सत्ता के रूप में अधिक प्रभावी। कैसे? ध्यान से देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं किसकी? शक्ति की। सब जानते हो कि शक्ति के बिना समाज में न्याय, या मैं कहूं शांति व्यवस्था कहूं, या मैं कहूं खुशहाली। ध्यान से देखो, मैं कहूं कि शक्ति के बिना समाज में न्याय, शांति व्यवस्था और खुशहाली की स्थापना नहीं हो सकती, निश्चित रूप से नहीं हो सकती। लेकिन यह शक्ति मैं कहूं अधिक प्रभावी कब होगी? यह शक्ति अधिक प्रभावी अगर इस शक्ति का प्रयोग हम किस प्रकार से करें? बल के रूप में। अगर इस शक्ति में अगर हम बल का प्रयोग करें तो यह अधिक प्रभावी नहीं होगी। लेकिन अगर इसी शक्ति में क्या जुड़ जाए? अगर इसी शक्ति के साथ क्या जुड़ जाए? वैधता। अगर इस शक्ति के साथ अगर वैधता जुड़ जाती है तो मैंने बताया था कि शक्ति में वैधता जुड़ जाने के बाद में वो किसका रूप ग्रहण कर लेती है? सत्ता का। अगर शक्ति में वैधता जुड़ जाती है तो वो क्या बन गई? सत्ता। यानी कि सत्ता जो है वो अधिक क्या होगी? प्रभावी। मैंने क्या बताया? ध्यान सुना कि शक्ति की भूमिका वैधता के साथ जुड़कर क्या है? अधिक प्रभावी है।
क्योंकि समाज में शांति व्यवस्था, खुशहाली के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए शक्ति आवश्यक है निश्चित रूप से। लेकिन अगर उस शक्ति का प्रयोग हम बल के रूप में करेंगे तो वो अधिक प्रभावी या लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहेगी। लेकिन अगर उसी की शक्ति के साथ क्या जुड़ जाती है, वैधता, तो क्या बन जाएगी, सत्ता। तो सत्ता के रूप में वो क्या होगी, अधिक प्रभावी। हम पढ़ रहे थे शक्ति, सत्ता एवं वैधता के अंतर संबंध। शक्ति और सत्ता वैधता के अंतर संबंध में एक पॉइंट हो गया, बाकी इससे आगे हम बात करेंगे अगले वीडियो में। आशा करता हूं कि शक्ति, सत्ता, वैधता और चैप्टर जो है वो आपको ठीक प्रकार से समझ में आ रहा होगा। कल हम इससे आगे बात करेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।